हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का जो ये हमारा वीडियो है वो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग यह समझेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि क्या यह एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी यह बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझ लेते हैं तो आने वाले जो हमारे चैप्टर हैं उस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। तो चलिए इसे हम बारीकी से समझते हैं कि अपने संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है कि लिखित एवं निर्मित संविधान। जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। पूरा विश्व में इस भारत का संविधान से लंबा किसी भी देश का संविधान नहीं है। जैसे कि हम ले लेते हैं फ्रांस का संविधान, अमेरिका का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान। तो इन सभी संविधानों में लिखित वर्णन किया गया है, लेकिन उसमें भारत जैसी प्रावधान नहीं है। भारत इतने लंबे संविधान नहीं बनाया गया है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़े हैं कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग समाहित किया गया था। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो अनुसूचियों की संख्या 4 बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। तो 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, लेकिन यदि ए, बी, सी इस तरह से मिला दिया जाए तो 460 से भी अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में समाहित है। और इतना संविधान विश्व का किसी भी संविधान में नहीं है, ना ही तो इतना विस्तार किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का लिखित संविधान है एवं भारत का संविधान भारत के संविधान सभा के द्वारा बनाया गया संविधान है। अब कुछ ऐसे देश हैं जहां पर के लिखित संविधान नहीं है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटेन के संविधान, तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। ये अपने देश की जो कि लिखित व्यवस्था है, ये अपने देश के संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है। दूसरा हम लोग देखते हैं आंतरिक एवं बाहरी स्रोत। अब आंतरिक एवं बाहरी स्रोत का तात्पर्य इस बात से है कि ब्रिटेन का शासनकाल भारत में चलाया जा रहा था, तो ब्रिटिशों के द्वारा समय समय पर जो अधिनियम लाया गया, उस अधिनियम को अपने देश का संविधान सभा के द्वारा, जैसे कि हम 1935 के अधिनियम को ले लेते हैं, तो 1935 के अधिनियम से कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि अपने संविधान में ले लिया गया। और इसके साथ साथ बाहरी स्रोत का तात्पर्य इस बात से है, जैसे कि हम लोग कुछ प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए, कुछ प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए, कुछ प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए। तो जो हमने दूसरे देशों के संविधान से लिए उसे हमने बाहरी स्रोत कह दिया, और जो अपने देश में नियम कानून जो कि 1935 के अधिनियम से, जैसे न्यायपालिका की व्यवस्था, कैग की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग, इन सभी चीज़ों को हमने अपने देश के अधिनियम से लिया था। तो ये आंतरिक स्रोत के रूप में है। तो यह अपने संविधान की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नमनशीलता और अनमनशीलता। नमनशीलता और अनमनशीलता का तात्पर्य है कि भारत का संविधान लचीला एवं कठोर संविधान है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि भारत का संविधान लचीला और कठोर किस क्रम में है, जो कि भारतीय संविधान की यह भी एक प्रकार की विशेषता है। लचीला कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में किसी प्रकार के विधि को यदि लागू करना होता है तो संसद के द्वारा 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से उस विधि को पेश किया जाता है और उसे पूरे भारत में उसे कानून का रूप दे दिया जाता है। तो आसानी से जिस विधि को देश में लागू कर दिया गया उसे हम लचीला कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कि संसद के द्वारा भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उसमें राज्यों का भी आधा से ज्यादा बहुमत राज्यों से भी चाहिए, तब जाकर के वह कानून का रूप लेता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था कठोरता को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकार की विशेषता है। तो भारतीय, जैसे कि हम एक प्रकार से उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, जैसे कि हम इस कलम का अगर हम विश्लेषण करें तो इस कलम के नीचे का भाग देख रहे हैं ब्लू कलर का है, यहाँ का देख रहे हैं रेड कलर का है, यहाँ का व्हाइट कलर का है, यहाँ का फिर ब्लू कलर का है। कुछ भाग पर ये कठोर भी है, कुछ भाग पर ये लचीला भी है। तो इस कलम से यदि कहा जाए कि किस प्रकार के काम में आते हैं, तो ये लिखने के काम में आते हैं,
कुछ अपने अभिव्यक्ति को लिखित रूप में वर्णन करना हो तो इस कलम का हम प्रयोग करेंगे। तो ये जो विश्लेषण हमने बताया ये एक प्रकार की इस कलम की विशेषता है, तो उसी प्रकार से भारतीय संविधान की विशेषता है। तो 1, 2 और 3 इन तीनों को हम एक फॉर्म में रखते हैं, एक टेबल के रूप में रखते हैं इसे, और इसे कहा गया है संरचनात्मक विशेषता। संरचनात्मक विशेषता के रूप में इसे हम लोग पढ़ते हैं। अगला हम लोग 4 नंबर को देखते हैं। इसमें कहा गया है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान अपने देश के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लाया गया। यदि हम विश्व की ओर देखें तो अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है, राज्य के लिए अलग से नागरिकता और केंद्र के लिए अलग से नागरिकता दिया जाता है, जबकि भारत में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि भारतीय संविधान की विशेषता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान सभा के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को दिया गया 7 प्रकार का अधिकार था, परंतु वर्तमान की बात की जाए तो 6 प्रकार के अधिकार हैं जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं अपने देश के संविधान में समाहित की गई है, जो कि संविधान की यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो यह अपने मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में भारतीय संविधान में समाहित किया गया। वर्तमान समय की बात की जाए तो अभी 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं और यह भी प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य को प्रदर्शित करता है, जो कि भारतीय संविधान की यह भी एक विशेषता है जो कि उसे यह दर्शाता है। अगला हम लोग देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया है केंद्र सरकार और संविधान के द्वारा कि राज्य सरकार अपने राज्य में अपने व्यवस्था के अनुसार नियम कानून बना सकते हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया प्रावधान है, जो कि राज्य और केंद्र की विशेषता को यह प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 इन तीनों को यदि देखा जाए तो दूसरे देशों के संविधान से लिया गया यह प्रावधान है। इसे हम कह सकते हैं दूसरे देशों से लिया गया भाग। अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 7 वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपना मतदान करने का अधिकार है। तो जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मतदान करने का न्यूनतम उम्र जो था वह 21 वर्ष था, लेकिन यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो 21 वर्ष से घटाकर 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 18 वर्ष कर दिया गया, और प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार होता है कि वह अपना मतदान कर सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वयस्क मताधिकार भी संविधान की एक प्रकार की विशेषता को प्रदर्शित करता है। अगला हम लोग देखते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका जो है वो एक प्रकार से स्वतंत्र रहेगी, ना तो वो संसद के दबाव में आएगी, ना तो लोकसभा के, ना तो राज्यसभा के दबाव में आएगी। सभी के लिए वह समान नियम कानून का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर कह सकते हैं तो एक संख्याकार न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसमें हम देखें तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और ये तीनों बिल्कुल निष्पक्ष रूप से किसी भी चीज़ों पर अपना न्याय कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लाया गया और प्रत्येक नागरिकों के लिए यह समान होगा। तो यह भी एक संविधान की प्रमुख विशेषता के रूप में देखा जाता है। अगला है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली की अवलोकन ब्रिटेन के संविधान से अपने देश के संविधान में लिया गया है। तो संसद के द्वारा किसी भी नियम को लागू करेगा, किसी भी नियम को बनाएगा और उसे अपने देश में शासन के लिए लागू किया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था अपने देश का संविधान की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। अगला है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। पूरे विश्व का भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है।
जबकि यदि हम पूरे विश्व को देखें तो वहां पर केंद्रीय व्यवस्था है और राज्य की व्यवस्था है। जबकि अगर हम भारत की बात करें, विश्व में केंद्र और राज्य दो प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो भारत में तीन प्रकार की व्यवस्था है। सबसे पहला केंद्रीय व्यवस्था, दूसरा है राज्य और तीसरा है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जिसे हम लोग कहते हैं पंचायती व्यवस्था। तो यह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के रूप में इसे दर्शाता है कि यह भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। नेक्स्ट है अगला, धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखिए कहीं कहीं पर धर्मनिरपेक्ष देता है और कहीं पर आपको लिख देगा पंथ निरपेक्ष। तो इसका तात्पर्य अलग नहीं है, इसका तात्पर्य यह कहता है पंथ निरपेक्ष हो या धर्मनिरपेक्ष। इसे भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत 1976 में इसे भी जोड़ा गया। इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह बताता है कि भारत एक देश है और इस देश का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, बल्कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होगा। जिस व्यक्ति को जिस धर्म को मानने की इच्छा है वो अपने धर्म को मान सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है और यह भारतीय संविधान की एक विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो बार बार पूछ दिया जाता है कि पंथ निरपेक्ष का संबंध किससे है, तो इसका संबंध धर्म से है। अगला है 12, अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक जाति जैसे कहें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की जाति, इन सभी लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में या फिर हम कह सकते हैं कि लोकसभा में या फिर राज्यसभा में इन सभी लोगों को विधानसभा तक के लिए इन्हें सीट का आरक्षण दिया गया है और इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है कि सरकार इनके आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं करेगी। तो यह भी संविधान की एक प्रकार की विशेषता है और यह भारतीय संविधान के विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा और सीखा भी। आगे आने वाले चैप्टर जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सभी चैप्टर को एक एक करके हम लोग आगे पढ़ते हुए बढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।